नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अच्छा ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और अपनी प्रिपरेशन को जांचने के लिए हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। आज 8वां मॉडल पेपर है। 7 मॉडल पेपर पहले हो चुके हैं। आज का 8वां मॉडल पेपर है, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर के 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। इस मॉडल पेपर को हल करने के लिए दोस्तों आपको अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए अपने पास पेन और नोटबुक साथ में रखें और आंसर का जवाब राइट करते जाएं। फिर बाद में अपनी प्रिपरेशन जांचें कि आपने कितना स्कोर किया है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आशा कर रहा हूँ आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज का मोटिवेशन है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मॉडल पेपर को शुरू करते हैं, जिसमें ये मॉडल पेपर कराए हैं दोस्तों हमने। इन मॉडल पेपरों में साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन हुए हैं उनको नहीं किया गया है, उनको सॉल्व नहीं कराया गया है। साइकोलॉजी के अलग से मॉडल पेपर लेके आएंगे हमको। ये 10 मॉडल पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए साइकोलॉजी के ही मॉडल पेपर लेके आएंगे, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चलो 8वें मॉडल पेपर का शुरू करते हैं। 8वें मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। खाली जगह की अध्यक्षता में 8 से 9 मई 1938 के दौरान जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। जमनालाल सेठी की अध्यक्षता में, बाबा हरिश्चंद्र की अध्यक्षता में, कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब होगा जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 8 से 9 मई 1938 के दौरान जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी की देखरेख में किया गया था। अगला सवाल है आपका, असंगत को चयन करना है दोस्तों। कौन सा असंगत है? एक तरफ प्रजामंडल है, एक तरफ अध्यक्ष है। झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य, डूंगरपुर प्रजामंडल पवनलाल निगम, मारवाड़ प्रजामंडल पवनलाल सर्राफ, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल चौथानी। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें असंगत हो जाएगा आपका डूंगरपुर प्रजामंडल भवनलाल निगम, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। डूंगर प्रजामंडल है जिसके अध्यक्ष भोगीलाल पांड्या थे। कौन थे? भोगीलाल पांड्या थे, भवनलाल निगम नहीं थे, भोगीलाल पांड्या थे। तो ये असत कथन हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 और नेताजी दिवस 3 जनवरी 1946 किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? मेवाड़ प्रजामंडल से, भरतपुर प्रजामंडल से, शेखावाटी प्रजामंडल से, बीकानेर प्रजामंडल से। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल से। बीकानेर प्रजामंडल में बीरबल दिवस और नेताजी दिवस मनाए जाते हैं, अतः बीरबल प्रजामंडल से संबंधित हैं। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री, कर्पूर चंद्र पाटनी, जमनालाल बजाज, रामकरण जोशी। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। आपका अगला सवाल है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? धौलपुर महाराजा को, अलवर महाराजा को, करौली महाराजा को, भरतपुर महाराजा को। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, धौलपुर के महाराजा को। धौलपुर के महाराजा को मत्स्य संघ का प्रमुख नियुक्त किया गया था।
मत्स्य संघ की गठन 18 मार्च 1948 को किया गया था, जिसमें 4 रियासतें थीं ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जिसमें एक ठिकाना था नीमराना अलवर। इसके राज प्रमुख थे उदयवान सिंह थे धौलपुर के, और इसके प्रधानमंत्री थे सोमाराम कुमावत। अगला सवाल है आपका, समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी वह कौन सी थी? शंकरराव समिति, सत्यनारायण राव समिति, BP मेनन समिति, KM मुंशी समिति। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति थी जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी GK गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? मेवाड़ को, मारवाड़ को, जैसलमेर को, बीकानेर को। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा मेवाड़ को। राजस्थान के एकीकरण के समय तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ मेवाड़ राज्य को रियासत को जोड़ा गया था। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान था जिसका नाम गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिसका विलय पूर्व राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का किया गया था, जिसके राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था एवं प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A। अगला सवाल है आपका, मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था? फजल अली समिति की सिफारिश पर, व्यास समिति की सिफारिश पर, शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर, वर्मा समिति की सिफारिश पर। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिलाया गया था। आपका अगला सवाल है, गांधी जी ने किसे डायरेज्म डबल डिस्टिलेट की संज्ञा दी है? बेंगू किसान आंदोलन को, नींबू चाड़ा किसान हत्याकांड को, जाट किसान आंदोलन को। उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा नींबू चाड़ा किसान आंदोलन को। नींबू चाड़ा किसान आंदोलन बहरौल अलवर में हुआ था, जो 1925 में छज्जू सिंह ने नीमूचढ़ा गांव में किसानों को ही हो रही सभा पर गोलियां बच चलाई थीं, जिसमें 50 किसान मारे गए और 1600 घायल हुए थे। इस घटना को तरुण राजस्थान नामक पत्रिका में प्रकाशित किया तथा रामनारायण चौधरी ने इसे अपने लेख में नींबूचढ़ा हत्याकांड कहा। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक बीभत्स और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। अगला सवाल है, किसान आंदोलन के दौरान राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा निम्नलिखित में से बिजौलिया का शासक नियुक्त किया गया था? तेज सिंह को, केसरी सिंह को, अमर सिंह रावत को, राणावत को, कामदार हीरालाल को। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा अमर सिंह राणावत को। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे GK गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्न किसान आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? बिजौलिया आंदोलन 1897, सीकर आंदोलन 1912, डावड़ा कांड, डावड़ा घटना 1947, चंडावल घटना 1945। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा सीकर आंदोलन 1912 में नहीं हुआ था। सीकर आंदोलन है वो 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था सीकर आंदोलन। तो आपका इसमें सही नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला सवाल है, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर से, बूंदी से, बेंगू से, सीकर से। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा सीकर किसान आंदोलन से कूदन की घटना संबंधित है। कूदन गांव हत्याकांड सीकर किसान आंदोलन अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी कैप्टन बेब के साथ सीकर के कूदन गांव
लगान वसूलने पहुंचा, जिससे किसान उग्र हो गए थे। कैप्टन बैम ने किसानों पर अपना गुस्सा निकालते हुए कुंदन गांव में लूटपाट की और गोलियां चलवाई थीं, जिसमें 4 जाट जैतराम भूकर, टी कुशुप भूकर और तुलाराम भूकर और आसाराम पिलानिया मारे गए थे। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित के उत्खनन किया था? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। आपका सही जवाब हो जाएगा बैराट का। आपका अगला सवाल है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता, बागौर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गिलियन सभ्यता। आपका सही जवाब हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना नलवर में स्थित है, जिसे ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी यह कांतली नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1972 में RC अग्रवाल ने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। आपका अगला सवाल है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? 1, 3, 5, 8। उत्तर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 5। कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया था। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य उत्तरदायित्व संभाला? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने उत्तरदायित्व संभाला था। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम एवं शिक्षण की व्यवस्था को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है। उक्त कथन किस विद्वान का है? स्पियर्स का, GR टेरी का, वाइल्ड किम्बाल का, हेराल्ड M मूर का। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा पियर्स का। ऑप्शन A पियर्स का। अगला सवाल है आपका, विद्यालय परिप्रेक्ष्य में क्लिनिकल सर्वेक्षण की प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है? सर्वेक्षण की योजना, मूल्यांकन, क्रियान्वयन, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। विद्यालय परिप्रेक्ष्य के क्लिनिकल पर्यवेक्षण की प्रक्रिया का मुख्य अंग नहीं है। विद्यालय परिप्रेक्ष्य में एक क्लिनिकल पर्यवेक्षण की प्रक्रिया 3 अंग हैं। वो 3 अंग हैं, पर्यवेक्षण की योजना है, क्रियान्वयन है और मूल्यांकन है। ये 3 अंग होते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, निरीक्षण की प्रकृति होती है प्रजातांत्रिक एवं सहयोगात्मक, आधिकारिक या नियंत्रणात्मक, सहायक व मार्गदर्शक और सभी। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन व आधिकारिक एवं नियंत्रणात्मक। निरीक्षण की प्रकृति आधिकारिक एवं नियंत्रणात्मक होती है। अगला सवाल है आपका, किसने निरीक्षकों के कार्यों को अत्यधिक परंपरागत एवं मशीनवत बनाया था? मदालीर आयोग ने, फोर्ड फाउंडेशन अध्ययन दल ने, आचार्य नरेंद्र देव प्रतिवेदन ने, सैटलर कमीशन ने। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव प्रतिवेदन ने निरीक्षकों के कार्यों को अत्यधिक परंपरागत एवं मशीनवत बनाया था। अगला सवाल है आपका, निरीक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से नहीं है? शिक्षकों को कुशल बनाना, सीखने की स्थिति का मूल्यांकन करना, शिक्षकों हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण करना, अध्यापक को मार्गदर्शन देने का कार्य करना। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा शिक्षकों हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण करना
यह निरीक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, राजस्थान में विद्यालय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1952 से, 1964 से, 1968 से, 1986 से। आपका सही जवाब हो जाएगा 1968 से। राजस्थान में विद्यालय योजना 1968 से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संस्थागत नियोजन की सफलता के मूल तत्व हैं। उपलब्ध संसाधनों का समन्वित प्रयोग, समय समय पर योजना पर पुनर्विचार, योजना लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी हैं वो संस्थागत नियोजन की सफलता के मूल तत्व हैं। संस्थागत नियोजन के मूल तत्व होते हैं, योजनाएं उपलब्ध साधनों के अनुकूल बनाई जाएं, योजना अत्यंत स्पष्ट एवं व्यापक एवं सुनिश्चित हो, योजना अल्प एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की होनी चाहिए, योजना के उद्देश्य सुनिश्चित एवं स्पष्ट एवं संभव भी होने चाहिए। तो ऑप्शन सा दा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? अध्यापक दैनिक डायरी, भित्ति पत्रिका, SUPW कैंप, नामांकन वृद्धि व ठहराव, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा SUPW है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कार्य शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है SUPW कैंप। शैक्षिक क्षेत्र के प्रमुख कार्य होते हैं अध्यापक दैनिक डायरी, गृह कार्य सुधार, TLM का प्रभावी उपयोग, नामांकन वृद्धि और ठहराव, पाठ्यक्रम का विभाजन। आपका अगला सवाल है, TQM के प्रतिपादक माने जाते हैं लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, एडवर्ड टेनिमिंग, आर्मड बी फेजियनवास। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा एडवर्ड डेमिंग। एडवर्ड डेमिंग है वो TQM के प्रतिपादक माने जाते हैं। TQM होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके जनक एडवर्ड डेमिंग हैं। आर्मड बी फेजियनवास और जोसेफ जुरान इसके सहयोगी थे। अगला सवाल है, शीर और लॉजियर ने महत्वपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के कौन से 3 आयाम माने हैं? डिजाइन वर्क मैनेजमेंट, वर्क डिजाइन प्रोसेस, वर्क आउट डिजाइन, डिजाइन आउट प्रोसेस, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा डिजाइन आउट प्रोसेस हैं वो संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन के 3 आयाम माने हैं शीर एवं लॉजियर ने। TQM के 3 आयाम माने डिजाइन आउटपुट प्रोसेस। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे GK गुरु टेक्स्ट चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहते हैं उनका शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक नियोजन है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? महात्मा गांधी की, कोठारी आयोग की, मदालेरी आयोग की, यूनिसेफ की, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा यूनिसेफ की। यूनिसेफ ने परिभाषा दी थी कि छात्रों में जो गुण आदर्श शिक्षक लाना चाहते हैं उनका शिक्षा में प्रयोग ही शैक्षिक नियोजन है। यह परिभाषा यूनिसेफ ने दी थी। अगला सवाल है, NCC, CUPW कैंप, PTM, इको क्लब शैक्षिक नियोजन के किस क्षेत्र में शामिल हैं? भौतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, सह शैक्षिक क्षेत्र में, विविध क्षेत्र में। आपका सही जवाब हो जाएगा सह शैक्षिक क्षेत्र में। सह शैक्षिक क्षेत्र में NCC, स्काउट गाइड, SUPW कैंप, उत्सव, जयंतियाँ, प्रार्थना सभा, PTM, खेलकूद, बुक बैंक, MOM, ग्रामीण ओलंपिक, नो बैग डे, ये सभी हैं वो सह शैक्षिक क्षेत्र में शामिल हैं। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में विद्यालय नियोजन प्रपत्र की रूपरेखा कब निर्धारित की गई थी? 1967 में, 1958 में, 1968 में, 1970 में। आपका सही जवाब हो जाएगा 1968 में। 1968 में राजस्थान में नियोजन प्रपत्र की रूपरेखा तैयार की गई थी। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, निम्न में से धात्विक खनिज हैं मैंगनीज, टंगस्टन, तांबा, जास्पर, कोबाल्ट। इनमें से देखना है कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। धातु खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक खनिज होते हैं लोह धात्विक, अलोह धात्विक। ये धात्विक खनिज होते हैं दो प्रकार के। धात्विक खनिज हो जाएंगे आपके, एक तो तांबा हो जाएगा, एक आपका जास्पर हो जाएगा। ये धातु खनिज में आते हैं, तांबा और जास्पर। आपका ऑप्शन सा सही जवाब हो जाएगा। मैंगनीज भी होता है इसमें। अधात्विक पूछा है दोस्तों, अधात्विक में तो आपका आ जाएगा, अधात्विक पूछा है इसमें 3 और 4 अधात्विक आते हैं। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बालदा क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। जिप्सम, तांबा, टंगस्टन, खोदरीवा, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन के लिए। बालदा क्षेत्र है वो टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। टंगस्टन है वो सामरिक महत्व वाला खनिज है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। आपका अगला सवाल है, सीसा और जस्ता का सह उत्पाद है कैडमियम, गैलेना, चांदी, अभ्रक, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा चांदी। सीसा और जस्ता का सह उत्पाद है वो चांदी है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। सीसा के अयस्क सेलेना, पायरोटाइट होती हैं। जस्ता के अयस्क केलेमीन, बिलेमाइट, जिंकाइट। ये और सीसा जस्ता जुड़वा खनिज हैं जिनमें सह उत्पाद है वो चांदी है। सीसा जस्ता का सह उत्पाद क्या है, चांदी। चांदी होता है विद्युत का कुचालक होता है। आपके अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का उत्पादक नहीं है। अजमेर, ब्यावर, उदयपुर, अलवर, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा अलवर है वो फेल्सपार का उत्पादक नहीं है। आपका अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है भिवाड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर में, रामगढ़ में, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा रामगढ़ में। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना रामगढ़ में स्थित है। अगला सवाल है, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है लिग्नाइट पर, गैस पर, नेफ्था पर, डीजल पर, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा गैस पर। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है वो गैस पर आधारित है। यह राजस्थान की दूसरी गैस आधारित परियोजना है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई 2011 में, 2010 में, 2009 में, 2008 में, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा 2011 में। राजस्थान में पहली बार सौर ऊर्जा नीति की घोषणा 2011 में की गई थी। ऑप्शन आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में से गुजरता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा से। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो बांसवाड़ा से गुजरता है। अगला सवाल है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कौन से सन में की गई थी। 1977 में, 1979 में, 1976 में, 1982 में। आपका सही जवाब हो जाएगा 1979 में। 1979 में आरटीडीसी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भू पर्यटन स्थली नहीं है।
राष्ट्रीय मरु उद्यान, पुष्कर झील, चूलिया जलप्रपात, नथमल की हवेली, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा नथमल की हवेली है वो भू पर्यटन स्थली नहीं है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में नवीनतम पर्यटन नीति कब जारी की गई थी? 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। आपका सही जवाब हो जाएगा 2020 में, ऑप्शन बा। राजस्थान नवीनतम पर्यटन नीति 2020 में जारी की गई थी, 9 सितंबर 2020 को। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को। गेस्ट हाउस स्कीम 2021 को शुरू की गई थी। राजस्थान होम स्टे स्कीम पेइंग गेस्ट योजना 2021 को शुरू की गई थी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? हवा महल जयपुर, वेधशाला जयपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा वेधशाला जयपुर। जयपुर की वेधशाला है जिसे 2010 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर में शामिल हैं 6 किले हैं। गाजर का अचार, 6 किले हैं गाजर का अचार। चित्तौड़ का किला, सवाई माधोपुर का रणथंभौर का किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर का किला, झालावाड़ का गागरोन का किला। जो 21 जून 2013 को शामिल किए गए थे। जंतर मंतर वेधशालाएं जयपुर की 1 अगस्त 2010 को शामिल की गई थी। यहाँ स्थित सम्राट यंत्र स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सौर गाड़ी है, जयप्रकाश यंत्र है। ये राम यंत्र प्रसिद्ध है। जयपुर वेधशाला को में 19 यंत्र हैं। केवलादेव अभ्यारण्य को 1985 में शामिल किया गया था। जयपुर परकोटा को 1919 में शामिल किया गया था। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में मार्च 2023 तक कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,78,813.23 किलोमीटर, 2,72,959 किलोमीटर, 3,01,810.86 किलोमीटर, 1,99,231 किलोमीटर। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 7, 3,01,810.86 किलोमीटर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रदर्शनी, अभीष्ट, कैलाश, हतभागिनी, प्रियदर्शनी, दंपति, आप्लावित, आहूत। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, प्रदर्शनी, अभीष्ट। ये विकल्प सही शुद्ध शब्द हैं, प्रदर्शनी और अभीष्ट। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? लब्ध, प्रतिष्ठ, अतिथि, निष्प्रभा, द्रष्टव्य, महात्म्य, पृथकीकरण, अहर्निश, अनुग्रहित, श्रृंगार, पड़ोसी, द्वारका, दुर्वस्था। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वा, द्रष्टव्य, महात्म्य और पृथकीकरण। ये सभी शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन वा आपका सही जवाब हो जाएगा, अशुद्ध हैं। ये सभी शब्द अशुद्ध हैं। अगला सवाल है, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है। वह इस इलाके का विख्यात चोर है। वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। वह इस इलाके का प्रिय चोर है। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। यह वाक्य शुद्ध है। यह वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े। मैंने गृह कार्य कर लिया है। सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। अनुत्तरित प्रश्न। इसमें से अशुद्ध वाक्य देखना है। इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका सोदाहरण सहित और उत्तर दीजिए। यह आपका अशुद्ध वाक्य ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं होता है प्रत्याख्यान, प्रदर्शन, प्रमाण, निदर्शन। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान है वो इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रदर्शन, प्रमाण और निदर्शन। आपका अगला सवाल है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर अधिवेशित करना चाहते हैं, इसके लिए से जरूरी है राष्ट्रपति का अनुमोदन, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति की अनुमति। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति का अनुमोदन। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, संविधान की व्याख्या करना, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, अंतिम अपीली न्यायालय के रूप में कार्य करना। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य नहीं है। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? गौरवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संतानम समिति, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा संतानम समिति। संतानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। आपका अगला सवाल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन दे रखा है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। उक्त कारण दे रखा है उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों गलत हैं। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ए तथा आर दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का परीक्षण किया गया था? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया गया था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन वाह। अगला सवाल है आपका इकोसिस्टम शब्द किसने द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैक अन्नोहोटन, आइंस्टीन, एजी टेंसले, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा एजी टेंसले द्वारा। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1935 में। आपका अगला सवाल है UN जनरल असेंबली ने 2000 के बाद विश्व की पर्यावरण और विकास की स्थिति जानने के लिए 1985 में पर्यावरण और विकास पर विश्व कमीशन बनाया जिसे कहा जाता है सतत विकास आयोग, ब्रेटलैंड आयोग, एजेंडा 21। अनुत्तरित में से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा ब्रेटलैंड आयोग।
जिसे ब्रेटलैंड आयोग कहते हैं। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। एक ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? इकोटोन, इकोस्फीयर, इकोटोवन और उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा इकोटोन। एक ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है उसे इकोटोन कहते हैं। ऑप्शन आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? पेरिस समझौता का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, क्योटो प्रोटोकॉल का, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन का। ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए किया गया है। अगला सवाल है आपका, प्रवीण अशोक से ऊंचा है और आयु विपुल से नाटा है, इनमें से कौन सबसे नाटा है? अब प्रवीण अशोक से क्या है? ऊंचा, और आशु विपुल से नाटा है। कथन दे रखे हैं, आशु प्रवीण से नाटा है, आशु प्रवीण से नाटा है। कथन दे रखे हैं, विपुल अशोक से नाटा है। केवल एक कथन पर्याप्त है, केवल दो कथन पर्याप्त है, केवल दोनों एक दो दोनों कथन पर्याप्त हैं, ना तो एक ना दो कथन पर्याप्त हैं। अनुत्तरित प्रश्न तो इसमें आपका हो जाएगा केवल दो कथन पर्याप्त है, पहले से नहीं हो रहा है दूसरे से हो रहा है। दोनों से मिलकर के बाद में देखें, पहले को देखते हैं फिर दूसरे को देखते हैं। पहले से होता है पहला सही है, दूसरे होता है दूसरा सही है। दोनों से नहीं हो, एक अलग अलग से नहीं होता है, फिर दोनों को मिलाकर देखते हैं। तो इसमें आ रहा है विपुल अशोक से नाटा है, इससे आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चार भाइयों सुरेश, महेश, उमेश में सबसे भारी कौन है? कथन दे रखे हैं, सुरेश और रमेश का वजन समान है, इससे तो नहीं होगा दोस्तों। नरेश का वजन महेश से अधिक है परंतु उमेश से कम है, उमेश से कम है, इससे भी नहीं होगा। अब दोनों को मिलाकर करेंगे तो सुरेश और नरेश दोनों का वजन समान है। नरेश का वजन महेश से अधिक है परंतु उमेश से कम है, हाँ इससे हो जाएगा, सबसे भारी का पता चल जाएगा दोनों से। तो एक और दो दोनों पर्याप्त हैं। ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, उस गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसका आयतन पहले का कितना गुना हो जाएगा? गोले की त्रिज्या में 100% की क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। गोले की त्रिज्या में क्या कर रहे हैं? 100% की वृद्धि कर रहे हैं। तो गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब 4/3 पाई आर क्यू के हिसाब से पाई आर क्यू है, तो आर क्यू में 10% की 100% की वृद्धि है, तो 100% की वृद्धि 100% की वृद्धि हो जाएगी आपकी 200 गुणा 200 गुणा 200 बटे 100 गुणा 100। अब इनको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 800%। कितना आ जाएगा? 800%। कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन था। अगला सवाल है, एक घनाभ की माप 20 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है, तो इनमें 4 मीटर माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी है। डिब्बों की संख्या ज्ञात करने के लिए घनाभ का आयतन दे रखा है, इतना घनाभ का आयतन है 20 मीटर, 10 मीटर ये, और डिब्बे का आयतन है 4 मीटर माप वाली। डिब्बे का आयतन हो जाएगा 4 × 4 × 4। इनका डिवाइड दे देंगे 20 × 10 × 8 में। इनका डिवाइड देंगे 8 में तो 4 से 2 बार आ जाएगी, 4 से 5 बार आ जाएगी, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। आपका सही जवाब हो जाएगा 25। ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका,
समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, तो उसके अर्ध व्यासों का अनुपात कितना होगा। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, अर्ध व्यासों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 1h/1 पाई आर स्क्वायर 2h। तो पाई आर स्क्वायर ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा, अर्ध त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। आधी त्रिज्याओं का अनुपात आपका हो जाएगा √2:1, √2:1, इसमें आ जाएगा √2:1। ये रूट है दोस्तों, ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस घनाभ की भुजाओं का आयतन 3:2:1 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है दोस्तों। भुजाओं का अनुपात दे रखा है दोस्तों, तो 3:2:1, 3x 2x और x, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है फॉर्मूला। इसके हिसाब से रख देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा आयतन। भुजाएं आ जाएंगी आपकी 6, 4 और 2, तो आयतन हो जाएगा 48, ऑप्शन सा। आपका अगला सवाल है, 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। घनाभ की विमाएं हैं 10, 10 और 5, तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करेंगे तो घनाभ का विकर्ण निकाल देंगे। वो घनाभ का विकर्ण लगा लेंगे तो अंडर रूट में सभी भुजाएं जुड़ जाएंगी। सभी 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 225, 225 का रूट करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपका 1056 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊंचाई दे रखी 16 है, तो बेलन का 2πRh बराबर दे रखा है 1056 और 2πRh बराबर 1056 है तो इसमें r का मान आ जाएगा 21/2, r बराबर आ जाएगा 21/2, 21/2 आ जाएगा। अब आयतन निकालेंगे तो πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 16, ये हो जाएगा आपका 5544, ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जो कि 3 पृष्ठ की ओर से घन से काटा गया है। 22/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 27/8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 9/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 4/9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें 3 त्रिज्या ऊंचाई के हिसाब से काटा गया है, तो ऑप्शन सा हो जाएगा आपका सही जवाब। 9/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 9/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाल देंगे 1/3 πr स्क्वायर, बेलन शंकु का आयतन होता है 1/3 πr स्क्वायर h, 1/3 πr स्क्वायर h। अब πr स्क्वायर h से निकालेंगे तो 1/3, इसको अलग कर देता हूँ दोस्तों, 1/3 गुणा 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3, तो आपका आ जाएगा 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से हो जाएगा ये
22 11 बार, तो 11 9 99 बटे 14, 99 बटे 14 हो जाएगा आपका 9/4, 9/4 हो जाएगा, 9/4 पाई, 9/4 भाई घाटो मत, 9/4 पाई हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 213 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे दोस्तों √r² प्लस h², इससे निकालेंगे √r² प्लस h², तो इसमें आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2√3, 2√3 हो जाएगा आपका प्लस 12, 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 12, ऊंचाई आपकी आ जाएगी 2√3, ऊंचाई आ जाएगी 2√3, तो आपका इसका 12 आ जाएगा, 12 4 16, अंडर रूट में 16 आएगा, तो आपका आ जाएगा 4, ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, 3 के विपरीत क्या होगा? फलक दे रखे हैं, 3 के विपरीत क्या होगा? अब 3 के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो इसको देखेंगे तो 3 के विपरीत हो जाएगा, समान समान फलक देख लो, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, तो इसको 6 6 मिल रहा है, तो 6 वाला तो 6 वाला हो गया, फिर इसको घुमाएंगे तो 5 के विपरीत हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 69 से 70 निम्न आरेख में एक परीक्षा विभिन्न विषयों के अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है कुल कितनी है? 500 है, जिसमें दे रखी है 32% विज्ञान में, 30% गणित में, भाषा में 36%, अन्य में 2%। अब आपके क्वेश्चन है नीचे, विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का कुल कितने % कम है? अब विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे आपके 32%, तो 500 × 32, 500 × 32 बटे 100, तो आपका आ जाएगा 160, क्या आ जाएगा 160, और अंतर पूछा है इसमें, तो 340 माइनस 160, 180 हो जाएगा, उसका निकालेंगे 360, तो आपका आ जाएगा 180, ऑप्शन सा आपका सही जवाब। अगला सवाल है इसी पर आधारित, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों के वक्रखंड का केंद्रीय कोण कितने अंश का है? केंद्रीय कोण पूछा है दोस्तों, उसमें 30% दे रखा है, तो केंद्रीय कोण बनाएंगे तो आपको 30 गुणा 360 डिग्री बटे 100, तो 2 0 2 0, आपका आ जाएगा 108 डिग्री, कितनी डिग्री का आ जाएगा 108 डिग्री, ऑप्शन दा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस डेट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उसको पहचानना है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर 2 सिस्टर्स, ऑप्शन दे रखे हैं आपके, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर 2 सिस्टर, तो इसमें आपका हो जाएगा सिस्टर है, इसमें सिस्टर दे रखा है, तो 2 सेंस में बोथ का यूज होता है, 2 सेंस में क्या होता है 2 सिस्टर्स है, 2 सिस्टर्स है, तो इसमें बोथ का यूज होता है, एनी वन का नहीं होता है इसमें, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एनी वन की जगह बोथ आएगा, तो ऑप्शन सा इसमें गलत है। इन दिस बुक द कॉन्सेप्ट्स आर द खाली जगह क्लियर, क्लियरली, क्लियरेस्ट, क्लियर, क्लीनेस्ट, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा क्लियरेस्ट, क्लियरेस्ट।
द है अतः क्लियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। द के साथ किसका यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। द के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन 7 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक। फिलिंग इन द ब्लैंक में भरना है आपको। ऑप्शन में से दे रखे हैं आपके ऑप्शन। द फूड वाज वेल कुक्ड, खाली जगह ब्लेंड, देन सो और बट। तो इसमें आपका आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट शो करने के लिए बट का यूज होगा। बट का यूज होगा। ऑप्शन द सर्क्यूलर आदेश, शपथ पत्र, निविदा, परिपत्र, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा परिपत्र। क्या आएगा? परिपत्र। सर्क्यूलर होता है जिसका अर्थ होता है परिपत्र। ऑर्डर होता है वो आदेश होता है। एफिडेविट होता है शपथ पत्र होता है। टेंडर होता है वो निविदा होता है। तो इसमें सर्कुलर हो जाएगा परिपत्र। ऑप्शन द साइलेंट, विजुअल, क्वेट, नॉइजी, क्वाइट। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा नॉइजी। साइलेंट, नॉइजी। साइलेंट शांत, नॉइजी आवाज करने वाला, क्वाइट शांत, क्वाइट अत्यंत महत्वपूर्ण, विजुअल दृश्य प्रकट होता है। तो इसमें आपका सा ऑप्शन सही होगा। थैंक यू दोस्तों, आपने जांच की होगी, अपनी प्रिपरेशन देखी होगी, आपने जांच की कर ली होगी, तो आपको पता चले गया होगा कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं। ऐसे ही मॉडल पेपर देने के लिए आप हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, और प्रीवियस मॉडल पेपर देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो मॉडल पेपर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें, और किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के अपने टॉपिक के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।